हेलो फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा कसम कस के बाद ही सही, लेकिन आज आपका जो एसएससी स्टोने का एग्ज़ाम था। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं आज के 6 तारीख यानी कि 6 अगस्त को स्टेनो के एग्ज़ाम में, एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस एकदम एक्चुअल हैं, और जो भी एग्ज़ाम दे के जो भी मेरे साथी एग्ज़ाम देकर आए हैं वो इनको क्रॉस चेक करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यही क्वेश्चंस थे या नहीं। इससे क्या होगा, जो भी हमारे एसएससी के नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस स्टेनो, सॉरी एमटीएस सीपीओ, कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे कैंडिडेट साथी जो देख रहे हैं इस रिव्यू को, उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ ये वीडियो एकदम रियल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड के प्रधानमंत्री से मिले, क्यों मिले, इसका उद्देश्य क्या था, ये इसमें आज के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री से क्यों मिले और इसका क्या उद्देश्य था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21-22 अगस्त 2024 को पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए थे। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 45 वर्षों बाद ये पोलैंड की यात्रा की गई, जो डिप्लोमेटिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य एक व्यापक और दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना था। साथ ही रक्षा, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग की नींव रखी गई। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में आपसी सामंजस्य किया गया रक्षा, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। ठीक है, और 45 वर्षों के बाद में किसी प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली ये यात्रा है पोलैंड की। ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। और 21 से 22 अगस्त 2024 को ये यात्रा इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आपका जो सेवी है उसका अध्यक्ष 2025 में किससे बनाया गया था। तो आपको याद भी होगा कि जो माधवीपुरी बुच थी उनके स्थान पर तुहिन कांता पांडे को यहाँ पे सेवी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्योंकि माधवी बुच ने थोड़ा सा घोटाला वगैरह इनमें नाम आया था इनका, तो इनके स्थान पे तुहिन कांता पांडे जो हैं आपके, वो आपके नियुक्त किए गए थे सेवी के चेयरमैन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि तुहिन कांता पांडे जो है इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहने वाला है, तुहिन कांता पांडे। ठीक है, आइए बात करते हैं सेबी के बारे में कुछ और फैक्ट्स की। तो देखिए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। जो सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक इसको मान्यता दी गई, जो 30 जनवरी 1992 को लागू हुई थी इसकी वैधानिक मान्यता। ठीक है, तो सेबी का मुख्यालय आपसे पूछ सकता है मुंबई में स्थित है। इसके सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, तो अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई और दिल्ली में 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि प्रकाश की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। ठीक है, तो कैंडला में आपकी जो प्रकाश की तीव्रता है वो मापी जाती है, और एंगस्ट्रम का उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो होती है प्रकाश की, उसको मापने के लिए एंगस्ट्रम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रख लेना है। ठीक है, जितने भी हमारे भाई एसएससी सीजीएल या फिर एमटीएस या फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एससीएफ कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो, क्योंकि आपको यहाँ से पैटर्न का अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली जाके पूछा गया कि खुशहाली सूचकांक जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसके कितने चरण होते हैं। तो देखिए, इसके क्या है, 6 चरण होते हैं। हैप्पीनेस जो इंडेक्स हर वर्ष जारी किया जाता है उसके 6 चरण होते हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया कौन कौन से चरण होते हैं, आपसे पूछा गया कि टोटल कितने इसमें चरण होते हैं। तो इसके कितने चरण हैं, 6 चरणों के आधार पर ये तैयार होता है ये इंडेक्स। बात कर लेते हैं, देखिए कौन कौन से 6 ये आपसी मतलब आपके चरण हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, ठीक है, और जेनरसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार की धारणा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बेहाफ पे ये इंडेक्स जो है तैयार होता है आपका। ठीक है, बात कर लेते हैं कि ये जो 6 संकेतक हैं इन्हीं के आधार पे ये प्रत्येक देश को रैंकिंग दी जाती है 0 से 10 के पैमाने पर। ठीक है, और जो भी यहाँ पे 10 जो है सबसे खुशहाली का प्रतीक है, सबसे ज़्यादा खुशहाली का प्रतीक कौन सा है, 10 नंबर। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो 118वां रहा है। ठीक है, 147 देशों की रैंकिंग में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 118वीं रही है। आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो आपको ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक सबको जहाँ तक पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद मौर्य को
धनानंद मौर्य को हरा करके की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं अन्य कुछ वंशों की, अन्य कुछ वंश और उनके संस्थापक। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था, कण्व वंश का वसुदेव था। ठीक है, और कुषाण वंश का कुजल कडफिसेस था, शक वंश का माउजिस था, वर्धन वंश का पुष्यवती था। ठीक है, इसी को प्रभाकर वर्धन भी बोलते हैं, पुष्यवती हो। ठीक है, पाल वंश का गोपाल था, राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग, प्रत्याहार वंश का नागभट्ट प्रथम, चोल वंश का विजयालय, चालुक्य वंश का पुलकेशिन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे पूछा गया कि आपका तराइन का जो प्रथम युद्ध था, क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट वॉर। ठीक है, तराइन का फर्स्ट वॉर ये क्वेश्चन था। तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, यानी कि हमारे जो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे उनकी विजय हुई थी इस युद्ध में। ठीक है, लेकिन इसी के एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है और मोहम्मद गोरी के द्वारा यहाँ पे मुस्लिम प्रशासन की स्थापना की जाती है 1192 में। ठीक है, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो था कि भारत में शास्त्रीय नृत्य के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको पता भी होगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, सत्रिया है और मोहिनीअट्टम है। लेकिन ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर पूछ ले भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार तो ये 9 हैं शास्त्रीय नृत्य। कितने हैं? और 9वां जो आपका क्लासिकल डांस जो संस्कृति मंत्रालय मानता है वो है छऊ डांस। ठीक है, छऊ डांस कहाँ का है? तो छऊ डांस है भैया ओडिशा का। ठीक है, ओडिशा का, आप लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया जो आपका, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि आपका अनुसूचियों को लेकर के कथन दिए गए थे, 4 कथन, और उनमें से आपको सही जो कथन था वो चुनना था। तो ये था उसमें कथन में, ऑप्शन में क्या था कि संविधान, भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में इनमें संशोधन करके कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, यानी कि 4 जो अनुसूचियाँ आपकी जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी अनुसूची में क्या है। तो आपसे जो भी 12 अनुसूचियों में जो भी 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 5वीं अनुसूची जो आपकी है वो उसमें क्या है? अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, बात कर लेते हैं वहीं कि आपकी 6वीं अनुसूची है एक, इसमें क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको याद रख लेने हैं। इनका जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो 6वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में संगठनात्मक शक्तियों का विभाजन है, यानी कि जो आपकी 3 लिस्ट होती हैं, संघ, राज्य व समवर्ती सूची, तो ये तीनों लिस्ट आपकी 7वीं अनुसूची में दी गई हैं, 3 सूचियाँ इसमें दी गई हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है, यानी कि कोई भी आपका जो विधायक हो गया, चाहे लोकसभा का सदस्य हो गया, वो अपने दल का दल को बदल नहीं सकता। जैसे बीजेपी से कांग्रेस में नहीं जा सकता है, कांग्रेस से बीजेपी में नहीं आ सकता है चुनाव के टाइम पे। ठीक है, 1985 में 52वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और एक यानी कि 11वीं अनुसूची आपकी वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और जो आपकी 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची आपकी संबंधित है किस चीज़ से? तो ये है नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं से 12वीं अनुसूची संबंधित है। आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर वेस्टेड इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका उपराष्ट्रपति होता है भारत का, उसमें कौन सी जो शक्ति है वो निहित होती हैं? केवल विधायी शक्ति, केवल कार्यकारी शक्ति, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैं बता दूं, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसमें केवल विधायी शक्ति जो है वो इसमें होती है, इसके पास होती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पास केवल विधायी शक्ति होती है, क्योंकि वे राज्यसभा के बतौर सभापति होते हैं। ठीक है, और उनकी प्रमुख भूमिका संसद के उच्च सदन के संचालन तक सीमित रहती है। ठीक है, उच्च सदन यानी कि आपका राज्यसभा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन आपको बता दूं कुछ ऐसे स्टेडियम हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका नाम कुछ और है, जो आपने सुना भी नहीं होगा कि कहाँ पर स्थित है। तो वो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये तो सबसे फेमस है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो ये अहमदाबाद, गुजरात में है, ये आपको पता होगा। लेकिन जो आपके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, देखिए ईडन गार्डन कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई महाराष्ट्र, फिरोजशाह कोटला दिल्ली, एम.ए. चिदम्बरम चेन्नई तमिलनाडु, और एन चिन्ना स्वामी ये कर्नाटक केरल में है, कर्नाटक बेंगलुरु में है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद में है। ठीक है, अब ब्रैबॉर्न स्टेडियम महाराष्ट्र में है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, और ये HP
ये धर्मशाला स्टेडियम ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी क्रिकेट के लिए फेमस है, ठीक है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, एग्जाम के ओरिएंटेड है। इकाना स्टेडियम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है इकाना स्टेडियम। और बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी असम में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है एकदम, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और ये क्वेश्चन आने वाली और शिफ्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम जो है आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। बात करें कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो भाई आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी आपके इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के सब अनुच्छेद 356 में क्या चीज़ प्रावधानित की गई है, ठीक है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और आपको पता है 352 में क्या है, तो 352 में देश में जो 352 में आपका देश में राष्ट्रपति शासन लगता है 352 में, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। इसकी भी शक्ति किसके, राष्ट्रपति के पास है। और जो 360 में आपका दिया गया है, तो 360 में आपका दिया गया है कि मतलब आपका वित्तीय समस्या के टाइम पे, वित्तीय आपातकाल के समय पे आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस जो आज के मिल पाए हैं। और आपको एनालिसिस कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट शिफ्ट का अगर एनालिसिस चाहिए स्टेनो का, तो मतलब जितने भी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं चाहे CGL हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सपोर्ट करें।